हेलो दोस्तों, यह बात उस भयानक रात की है जब हमने हमारी मौत को करीब से देखा था। कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1986 को। मैंने और मेरे दो दोस्त रमेश और सुरेश ने प्लान किया कि हम 31 दिसंबर को नैनी घाट में कैंपिंग करेंगे और नए साल का पहला दिन नैनी घाट एक्सप्लोर करेंगे। हम कल्याण से रात 9 बजे निकले। कार मैं चला रहा था। हाईवे वीरान दिख रहा था। बीच बीच में बैलगाड़ी या साइकिल वाले दिख रहे थे। कार चलाते चलाते हमने शिवालय क्रॉस किया। फिर हमें भूख लगने लगी। हम ढूंढने लगे कि रोड साइड में कोई होटल या रेस्टोरेंट दिखता है या नहीं। वह दौर था 1986 का। तब ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इसलिए हाईवे पर रेस्टोरेंट नहीं थे, मगर गांव के आसपास ढाबा हुआ करता था। हमें हाईवे के लेफ्ट साइड में एक पुराना घर दिखाई दिया। वहां ढाबे का बोर्ड लगा हुआ था। ढाबे के बाहर की लाइट चालू थी पर दरवाजा बंद था। हमने सोचा कि अंदर कोई ना कोई तो जरूर होगा। मैंने कार रोड साइड में लगाई और हम तीनों ढाबे की ओर चल दिए। ढाबे का दरवाजा खुला था। हम धीरे से अंदर गए और देखा अंदर कोई नहीं था, पर चूल्हा जल रहा था, उस पर कुछ पक रहा था। और एक बात हमें बहुत अजीब लगी, उस ढाबे पर एक बड़े साइज का फ्रीजर था जिसकी उस छोटे ढाबे की जरूरत भी नहीं थी। मैंने दोस्तों से कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं, मुझे ये जगह अजीब लग रही है, कोई और ढाबा या होटल देखेंगे। सुरेश ने भी मेरी हाँ में हाँ मिला दी। पर रमेश बोला कि तुम जानते हो मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और जब भूख लगती है तो मैं चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। इस वीरान सड़क पर मुझे नहीं लगता कि कोई और ढाबा होगा। थोड़ी देर रुकते हैं। फिर हम बाजू में लगे पलंग पर इंतजार करने लगे। तकरीबन 10 मिनट बीत गए। इन 10 मिनट में सुरेश पूरे ढाबे का गोल चक्कर लगाकर आ गया। उसने हमें बताया कि यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है, पर घर के पीछे कटे हुए इंसानी बालों का और कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। लगता है यह जगह किसी सैलून शॉप की रही होगी। चलो यहाँ से चलते हैं। फिर हम तीनों वहां से निकले और कार की तरफ चल दिए। जैसे हम कार के पास पहुंचे और हमने डोर खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी पीछे से आवाज आई, बिना भूख मिटाए ही जा रहे हो। हमने पीछे मुड़कर देखा तो ब्लैक ड्रेस में एक सुंदर लड़की थी जो ढाबे के आंगन से हमें आवाज दे रही थी। हम वापस मुड़कर उस ढाबे के अंदर गए। उस लड़की के साथ दाढ़ी वाला आदमी था। उसकी शक्ल किसी तांत्रिक जैसी थी। उस आदमी ने कहा कि यहाँ सिर्फ नॉनवेज ही मिलेगा। रमेश और सुरेश ने मटन मंगवाया और फिर मेरे पास भी ऑप्शन नहीं था। खाने का ऑर्डर देने के बाद हमने उस आदमी से कहा कि हम हमारे कार में बैठकर थोड़ी देर ड्रिंक करेंगे और उसके बाद आकर खाना खाएंगे। उसने कहा कि आप यहाँ बैठकर भी पी सकते हैं। फिर मैं गाड़ी में से जाकर हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आया। ड्रिंक करते हुए उस आदमी से भी हमने थोड़ी बातचीत कर ली। उसने खुद का नाम अधीरा और लड़की का नाम वसुंधरा बताया और कहा कि वह पास ही गांव में रहते हैं और बस समय बिताने और थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए ढाबा चलाते हैं। हमने ड्रिंक्स खत्म की और टेबल पर हमारे लिए प्लेट्स लगा कर रखी थी। खाने के टेबल पर बैठते वक्त मैंने एक बात नोटिस की कि वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कुराहट किसी शैतान से कम नहीं थी। खाना खाते वक्त रमेश ने पूछा कि यह मटन के पीस इतने बड़े क्यों हैं? तो अधीरा ने अजीब सी आवाज में जवाब दिया कि बड़े टुकड़े खाने में ही मजा आता है, यहाँ हमेशा बड़े टुकड़े ही परोसे जाते हैं। हम खाना खाने और बातचीत करने लगे। हम काफी नशे में थे। सिर्फ सुरेश ड्रिंक नहीं करता था। मैंने उन दोनों को जल्दी जल्दी में बाहर जाते देखा। फिर मैं भी हंसी मजाक में बिजी हो गया। खाना खत्म करने के बाद मैंने सुरेश से कहा, तुम बिल दे आओ, हमें जल्दी निकलना है। फिर सुरेश अधीरा को ढूंढने लगा। उसने ढाबे के आसपास चेक किया, पूरे ढाबे का गोल चक्कर लगाया, पर वह दोनों कहीं नहीं मिले। फिर हमने भी ढूंढा पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस बीच उस जगह कहीं से धुआं आने लगा। हमें घबराहट होने लगी क्योंकि उस धुएं की महक ऐसी थी जैसे कोई सड़ा हुआ मांस जला रहा हो। और पता नहीं क्यों एक अजीब सा डर हमारे अंदर समा गया। डर के मारे हम तीनों कार की ओर दौड़े और जैसे ही कार की दरवाजा खोले तो पीछे से आवाज आई, तुम्हारी भूख मिट गई, हमारी भूख का क्या? फिर हम तीनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह भयानक नजारा आज भी याद करके डर लगता है। उस लड़की के चेहरे पर खून लगा हुआ था और सबसे भयानक बात, उसके हाथों में एक कटा हुआ इंसान का सिर था जो उसने फ्रीजर से निकाला था। और अधीरा एक हैवान की तरह लग रहा था। उसके हाथों में कटा हुआ इंसानी हाथ था जिसे वह अपने दांतों से किसी जानवर की तरह तोड़ तोड़ कर खा रहा था। हमारी तो डर के मारे हालत खराब थी। हम तीनों झट से गाड़ी में बैठे और गाड़ी स्टार्ट करने लगे, पर हमारी नजरें उन दोनों पर ही थी। वह हमारी तरफ बढ़ रहे थे जैसे कि हम उनका शिकार हैं। बैड लक से हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वह दोनों हमारे कार के आसपास मंडराने लगे। वह शैतान गाड़ी के छत पर चढ़कर जोर जोर से कूदने लगा और वह चुड़ैल औरत गाड़ी के बोनेट पर चढ़कर कांच के ऊपर मारने लगी। कांच बस टूटने ही वाला था
मैंने एक लंबी सांस भरी और दिल से हनुमान जी का नाम लिया और गाड़ी की चाबी घुमाई। गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैंने गाड़ी यू टर्न मार के कल्याण की ओर भगाई। वह दोनों भी जानवरों की तरह गाड़ी के पीछे भागने लगी थी। वह लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी। आदमी जानवर की तरह दहाड़ रहा था। काफी लंबी दूरी तक उन्होंने हमारा पीछा किया। बाद में वह दोनों अचानक से गायब हो गए। उस भयानक नज़ारे को देखने के बाद हम घर वापस लौट गए और सुबह तक रमेश के घर रुके। सुबह होते ही अपने अपने घर लौट गए। तो यह थी आज की पहली कहानी। अब चलते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। यह कहानी प्रमोद की है। अब आगे की कहानी मैं प्रमोद के नजरिए से आपको सुनाऊंगा। मेरा नाम प्रमोद है। यह कहानी मेरे गांव जूनागढ़ की है। हमारे गांव में खंडू नाम के बूढ़े चाचा रहते थे। उनको दिन में 6 या 7 बीड़ी के पूरे बंडल पीने की आदत थी। उनके घर में उनके पत्नी के अलावा उनका कोई नहीं था। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। चाचा किसी के भी खेत में मजदूरी करके गुजारा किया करते थे। चाचा दिन भर 6 या 7 बीड़ी बंडल फूंक दिया करते थे। उनकी इस आदत से उनकी पत्नी और उसके साथ काम करने वाले मजदूरों को भी परेशानी होती थी। एक दिन चाचा बहुत बीमार हो गए। अब वह बिस्तर में पड़े रहने लगे क्योंकि वैद्य जी ने उन्हें घर पर रहने की सलाह दी थी। फिर चाची को मजदूरी करने जाना पड़ा। चाचा रोज चाची के सामने हाथ जोड़ के विनती करते थे, मुझे बीड़ी ला के दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, या मुझे कम से कम 5 रुपए तो दे दो। पर चाची उनकी एक नहीं सुनती थी। चाचा ने गांव के लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती की थी कि उन्हें कोई बीड़ी का बंडल ला के दे दो, पर गांव वाले ने भी कोई दया नहीं दिखाई। एक दिन चाची सुबह घर से मजदूरी के लिए निकल रही थी। चाचा बोले, अब मेरा आखिरी समय आ गया है, आज तो कम से कम एक बीड़ी पिला दो। चाची गुस्से में आके बोली, पागल बूढ़े, मर जा और मरने के बाद गांव में बीड़ी मांगते फिरना। ऐसा कह के वह चली गई और जब वह शाम को घर लौटी तब चाचा दरवाजे के पास मरे हुए पड़े थे और उनकी बीड़ी पीने की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। फिर गाँव वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया था। दूसरे दिन ही चाचा का ही साथी मजदूर भानुदास रात को खेतों में फसलों को पानी देने गया था। उसने मोटर चालू की और फसल को पानी देते देते बीड़ी सुलगाई। तभी उसे अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, ए भानु, चल मुझे भी एक बीड़ी दे। आवाज सुनते ही भानुदास ने धुआं छोड़ने की बजाय निगल लिया और जब वह पीछे मुड़ा तब उसे खंडू चाचा दिखे। उनका चेहरा पूरा सफेद था, आंखों के नीचे काले दाग थे, बदन जैसे सूखे कांटा बन चुका था और बार बार एक ही चीज बोल रहे थे। मरे हुए खंडू के प्रेत को देख के भानुदास जगह पर ही बेहोश हो गया और फिर भानुदास रात के 1 बजने के बाद भी घर नहीं आया। तो इसलिए उसके भाई उसे देखने खेत पर आए और जब सभी ने भानु को बेहोशी की हालत में पाया तब उसके मुंह पर पानी मार के उसे जगाने लगे। जब भानु होश में आया तभी उसने खंडू चाचा के भूत के बारे में सबको बताया और जब भानु ने जेब टटोली तो उसमें से बीड़ी का बंडल गायब था। फिर घर लौटते वक्त सबने देखा कि खेत के चबूतरे पर पी हुई और कुछ आधी सुलगती हुई बीड़ियां पड़ी थी। उस दिन से कभी कभी खंडू चाचा की भटकती प्रेत आत्मा रात को आने जाने वाले लोगों से बीड़ी मांगती है। चल मुझे भी एक बीड़ी दे। उसकी बरसी पर भी गांव वाले खेत के चबूतरे पर 10 या 20 बीड़ी के बंडल रख देते हैं और दूसरे दिन ही वह चबूतरा पी हुई बीड़ियों से भरा होता है। और माचिस के बारे में सवाल अगर आपके मन में आ रहा हो तो ये बात बता देता हूँ कि चाचा की जेब में हमेशा माचिस रहती थी। अंतिम संस्कार के बाद भी उनके जेब में लोगों ने उनकी माचिस डाल दी थी। तो ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी और भी कहानियाँ सुनते रहने के लिए। तो मैं फिर मिलूँगा किसी और कहानी के साथ।